ओके, तो प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्योंकि 11th का भी थोड़ा सा पार्ट था और 9th और 10th में भी कुछ कुछ था, तो प्रोबेबिलिटी में जो हम शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा 11th से मैच करते होंगे। ठीक है, एक्सोमेट्रिक अप्रोच और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी दोनों ही हमें पढ़नी है। एक्सोमेट्रिक अप्रोच में सिंपल हमें सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करती है, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और क्लासिकल जो चीज़ें और पढ़ने वाले हैं वो हम कहीं ना कहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले आप जान लो कि इस प्रोबेबिलिटी में हमें 5 चैप्टर, हमें ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे भाई हमारे। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपका अच्छा होना चाहिए सेट्स, बहुत अच्छा होना चाहिए सेट्स, जो कि फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ऑफ कोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ऑफ कोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये चारों के चारों चैप्टर्स का मतलब मिक्सचर है प्रोबेबिलिटी, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। और जेई मेंस बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्वेश्चन केवल इसी से पूछ रहा है, इससे और स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और प्रोबेबिलिटी में जो पीएनसी का पार्ट है, तो जिसकी पीएनसी बहुत अच्छी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो हम इतना धीरे पढ़ेंगे कि हमें पीएनसी के भी कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। ओके ओके, पीएनसी भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए। अच्छा, हाँ ओके, अब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमने 11th में स्किप किया था या 11th में हमने नहीं पढ़ा था उनसे शुरू करते हैं, बेसिक डेफिनेशन से। ओके, बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन है, ये केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन नहीं होगी ऑफ कोर्स। पहली डेफिनेशन है कि व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, तो कोई एकदम जनरल लेमन्स लैंग्वेज में बता सकता है क्या एक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी में? जिसका कोई आउटकम हो। ओके, जिसका कोई आउटकम हो। नंबर ऑफ आउटकम्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, और क्या आउटकम्स मेरे वेल डिफाइंड हैं, मतलब उन आउटकम्स का कोई रिजल्ट आना चाहिए। उन आउटकम्स का कोई अगर कोई रिजल्ट नहीं है, कोई डिफाइंड रिजल्ट नहीं है, तो मेरे लिए मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट जैसा काम नहीं करेगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए बस समझना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो वर्ड बाय वर्ड मेरे लिए जरूरी नहीं होगी, फिर भी डेफिनेशंस लिख लो। एन एक्शन, एन एक्शन which has which has one or more which has one or more well defined which has one or more well defined outcomes। अच्छा भाई, तो एक चीज तो क्रिटिकल यहां पर आपको दिख गई कि एक या एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। ठीक है, और वेल डिफाइंड होने चाहिए मेरे आउटकम्स। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड वाली चीज क्या है? ये वेल डिफाइंड वाली चीज क्या है भाई? आउटकम्स डिफाइंड होने का मतलब क्या है? तो कोई एग्जांपल देगा क्या कि मैंने कोई ऐसा एक्शन लिया जिसमें आउटकम डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आउटकम डिफाइंड ना हो? शायद अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं और ऐसे साइड पे बैलेंस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। अरे मैंने कोई कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने के आउटकम्स मेरे जो डिफाइंड होने चाहिए कॉइन के लिए, वो होने चाहिए या तो कॉइन हेड्स दे या तो टेल्स दे। ठीक है, तो मैं उसमें ये वाले केस को हटा देता हूं, मतलब मैं अपने एक्सपेरिमेंट के ये वाले केस को अगर नहीं कंसिडर करूंगा तभी वो मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट होगा कि भाई कॉइन ऐसा खड़ा हो जाए। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कॉइन हो गया तो ना ही हेड्स आए ना ही टेल्स आए,
मैं बोल रहा हूँ कि इसके आउटकम्स डिफाइंड है, मतलब ये वाला आउटकम या तो आएगा नहीं, और अगर ये आउटकम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट, वो मेरे लिए एक मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्लियर हुई क्या चीज? वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। या तो हाँ। इस चीज को कंसिडर मत करो। अगर इस केस को कंसिडर मत कर नहीं कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि दो आउटकम्स आ सकते हैं, हेड्स या टेल्स, तो हाँ भाई, हेड्स या टेल्स दो आउटकम्स हैं, दोनों वेल डिफाइंड है। लेकिन क्योंकि एक डिफाइंड आउटकम नहीं है, हो सकता है ये आ जाए जब मैंने कॉइन को टॉस किया, तो अगर आप इस आउटकम को कंसिडर करते हो तो हाँ, आप एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो, लेकिन वो मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि उसका आउटकम वेल डिफाइंड नहीं है। तो काफी सिंपल सी चीज है, आई गेस क्लियर हो गई होगी सभी को। हाँ। इसी में हाँ। जो सेकंड वाला पार्ट है, जो आपने कई बार देखा होगा और शायद याद भी किया होगा, इसका डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो हाँ, एक्सपेरिमेंट हम समझ सके हैं, मतलब समझ लिया है हमने, तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल जाएगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी उसके जो आउटकम्स होंगे वो तो वेल डिफाइंड होंगे। पर रैंडम का मतलब यहां पर क्या है? किसी आउटकम को फेवर ना करे। ओके, किसी आउटकम को फेवर ना करे, बिल्कुल सही। कोई मुझे बताएगा क्या कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो क्या उसमें एक आउटकम हो सकता है, या हमेशा उसमें एक से ज्यादा आउटकम ही होना चाहिए? An action which has, हमेशा एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए, which has more than one outcome and we cannot certainly we cannot predict the outcomes with certainty. Predict the outcome with certainty. ओके, सो वही सिंपल है कि सपोज अगर मैं कोई कॉइन टॉस कर रहा हूं, या कोई दूसरा केस ले लो, अगर मैंने कोई डाई रोल की, आई गेस डाइस रोल की, डाइस इज फॉर मोर देन वन ना, या डाई इज प्लूरल, डाइस इज सिंगल। हाँ। ओके, सो अगर मैंने कोई डाइस रोल की तो उसके जो आउटकम्स हैं वो आ जाते हैं वन, वो आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैं ऐसा पक्का पक्का नहीं बोल सकता कि भाई कि नेक्स्ट वाले ट्रायल में 6 ही आने वाला है, ऐसा सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। और बार बार करने से भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से, जो पहला जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन था, जिस तरह से इसको डिफाइन किया गया था, एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन में लिखा है इंट्रोडक्शन देते हुए, एनसीईआरटी में आई गेस मैंने किसी बुक में पढ़ा था, वो ये था कि सपोज मैंने एक मैंने एक डाइस लिया, और डाइस को मैंने टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोल किया, और फिर टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोल किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, किसी भी कंडीशन में अगर मैं डाइस रोल कर रहा हूं तो उसके आउटकम को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये वाली चीज भी थी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर की, कोई एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है नहीं, पर इस तरह की चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी। तो सिंपली मैं किसी भी आउटकम को बिल्कुल सर्टेनिटी से गेस नहीं कर सकता कि भाई नेक्स्ट ट्रायल में तो 6 ही आए। अगर ऐसा होता तो सट्टा जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं उनके पैसे बढ़ जाते भाई, ठीक है, क्योंकि वो सर्टेनिटी से, या कॉइन टॉस करने जो क्रिकेटर्स जाते या मैचेस में टॉस होते, अगर सर्टेनिटी से डिफाइन गेस कर सकते थे तो बता सकते थे भाई कि हर बार बैटिंग फर्स्ट ही कर लेंगे जीत करके टॉस या सो एंड सो, ठीक है। हाँ। ओके, तो ये चीज आई गेस क्लियर होगी सभी को, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, जो इसी में तीसरा डेफिनेशन है, ये सभी को क्लियर हो गई ना भाई? हाँ। ओके, हाँ। जो इसी में तीसरा डेफिनेशन है वो है सैंपल स्पेस का।
सैंपल स्पेस। अच्छा, सैंपल स्पेस से पहले एक छोटी सी चीज है, इवेंट क्या होता है? सो इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है एक एक्सपेरिमेंट के लिए? तो इवेंट होता है वो आउटकम्स जो फेवरेबल है। जो, अरे मैंने डाइस रोल किया और एक इवेंट है कि 1 आ जाए डाइस के ऊपर, ठीक है, तो इवेंट क्या हो गया भाई? मेरे फेवरेबल आउटकम्स। इवेंट क्या हो जाएगा भाई? मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में तो मैं ढेर सारे आउटकम्स की बात कर रहा हूँ, या मैं सारे के सारे आउटकम्स की बात कर रहा हूँ। तो इवेंट क्या हो जाएगा? 2 आना एक इवेंट है, 2 एंड 3 आना एक इवेंट है। 2 एंड 3 तो नहीं आ सकता, 2 और 3 आना एक इवेंट है। एक ऑड नंबर आना एक इवेंट है, एक इवन नंबर आना एक इवेंट है, एक प्राइम नंबर आना एक इवेंट है, ठीक है। इवेंट क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स। ओके, सिंपल इवेंट हो जाता है जो फेवरेबल आउटकम से, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सैंपल स्पेस, ठीक है। सो फोर्थ जो डेफिनेशन है, और सैंपल स्पेस आप कहीं ना कहीं जानते हो, ये 11th में पढ़ा होगा। सैंपल स्पेस के बारे में 11th में पढ़ा होगा जब आपने सेट्स पढ़ लिया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है भाई? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ set of all the possible outcomes। अच्छा, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि सैंपल स्पेस क्या होगा व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, तो 2 कॉइन के लिए 2 कॉइन अगर मैंने टॉस की, तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा? 2 कॉइन्स टॉस कर दी तो उसका जो सैंपल स्पेस है, मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई? हेड्स टेल्स। हेड्स हेड्स, टेल्स हेड्स, हेड्स टेल्स और टेल्स टेल्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट से, ठीक है। तो सैंपल स्पेस के बारे में भी आप सुन चुके हो 11th में, तो बस समझने के लिए कि हाँ सैंपल स्पेस क्या होता है। एंड सैंपल स्पेस क्या यूनिवर्सल सेट होता है क्या? वो आउटकम्स का यूनिवर्सल सेट, या रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट होता है क्या? रैंडम हाँ। एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है उनका यूनिवर्सल सेट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का यूनिवर्सल सेट होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब जो मेरा इवेंट होता है वो कहीं ना कहीं इसी सैंपल स्पेस का एक सबसेट हो सकता है क्या भाई? मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई एक इवेंट बताओ जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो इवेंट में डिफाइन कर रहा हूं एट मोस्ट 2 हेड्स, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आने चाहिए। तो वो इवेंट के लिए जो सेट बनेगा वो क्या क्या बन सकता है भाई? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स में तो सभी आ जाएंगे। एटमोस्ट वन हेड ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग करने के लिए। ओके, तो एटमोस्ट 1 हेड्स में ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, तो टेल हेड्स हो सकते हैं, हेड्स टेल्स हो सकता है, और टेल्स टेल्स हो सकता है भाई। ज्यादा से ज्यादा एक हेड्स हो सकता है, तो 0 हेड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी होगा ये ये हमेशा क्या होगा? एक सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ एस हो जाएगा। ये इवेंट, ये इज अ सबसेट ऑफ, कभी कभी प्रॉपर सबसेट होगा, कभी कभी इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, पर ये सैंपल स्पेस का ही सबसेट होगा, ठीक है। तो ये तो चमक गया भाई। हाँ। हाँ भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं किसी पत्थर को फेंक रहा हूं, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड,
तो क्या ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है? वैसे तो आप ये बोल सकते हो कि स्टोन में अगर मैं कुछ वेलोसिटी दे दूं, ऐसी कोई ऐसी कोई वेलोसिटी दे दूं, तो स्टोन तो कभी वापस ही नहीं आएगा, कभी वापस ही नहीं आएगा। स्केप वेलोसिटी दे हाँ। दोगे तो कभी वापस आएगा क्या? नहीं। कभी वापस नहीं। नहीं आएगा। तो नहीं, मतलब मैं इतनी वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। कोई भी 11.2 या 11.16 किलोमीटर पर आवर इतनी वेलोसिटी नहीं दे सकता। तो स्टोन को अब अगर मैंने ऊपर फेंका तो मुझे ये तो चीज पता है ना कि स्टोन को नीचे ही आना है, स्टोन को नीचे ही आना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या एक हाँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट है? नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? एक। एक ही उसका जो रिजल्ट है वो एक ही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में मोर देन वन, क्योंकि मुझे एक सेट बनाना ना भाई, एक से ज्यादा रिजल्ट्स हो सकते हैं। ओके। फिर उनको डिफाइन किया गया है, वो सिंपल एक्सपेरिमेंट, कंपाउंड एक्सपेरिमेंट एंड सो एंड सो। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट तो है, एक्सपेरिमेंट तो हाँ। अब तुम उसको 11.16 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे तो वो वापस भी नहीं आएगा। पर हाँ, वो वाली चीज को हटा करके, वैसे वाले केसेस को हटा करके, बहुत रियल लाइफ केसेस की बात करें तो हाँ, ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा। तो हाँ भाई, उसका वेल डिफाइंड आउटकम है, वो डिफाइंड है कि वो नीचे ही आएगा, पर एक ही आउटकम है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है। ओके। तो ओके, सैंपल स्पेस भी हमने देख लिया और कहीं ना कहीं हमने इवेंट भी देख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आती है एक सिंपल एक्सपेरिमेंट और एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है सिंपल एक्सपेरिमेंट, नहीं सिंपल एक्सपेरिमेंट नहीं, सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट वर्सेस कंपाउंड इवेंट। अच्छा, अब इनका मतलब ये बस डेफिनेशंस है, ये फालतू है। अगर कभी पूछ दिया जाए एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट, तो इनमें कुछ नहीं होता। देखो, अगर मैं एक सैंपल स्पेस की बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 6, मैं एक डाइस को रोल करने के ही सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो सिंपल इवेंट क्या होता है पता है? सिंपल इवेंट इस सैंपल स्पेस का एक पॉइंट हो जाता है। मतलब कि केवल अगर वन आए तो वन उन सारे आउटकम्स में से एक आउटकम है। ठीक है। तो केवल वन आया तो वो सिंपल इवेंट में जाएगा। सिंपल इवेंट केवल वन आ रहा है। ठीक है। कंपाउंड इवेंट क्या होगा भाई? कि मैं सैंपल स्पेस के, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सैंपल स्पेस के किसी किसी एक ही सैंपल पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है। ओनली वन सैंपल पॉइंट, ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंपल इवेंट। अच्छा, कंपाउंड इवेंट क्या है कि भाई अगर मैंने पूछा कि इवन नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, मैंने एक डाइस को रोल किया और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। तो आपको पता है कि उस केसेस में फेवरेबल जो आउटकम्स हो सकते हैं वो आपके लिए वो 2 4 6 हो सकते हैं। 4 5 6। तो जब भी एक से ज्यादा आउटकम्स मिले ना, जब भी आप एक से ज्यादा सैंपल स्पेस के पॉइंट्स को अपने फेवरेबल आउटकम्स में कंसिडर करोगे, तब वो क्या हो जाएगा? एक मोर देन वन, तब वो एक कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। मोर देन वन सैंपल पॉइंट more than one sample point of sample space, तो ये कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। और एक और डेफिनेशन के बारे में आपको पता है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है भाई? कि अगर मैंने डाइस को रोल किया तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी या जिसके आउटकम्स एक नल सेट हो जाए। ठीक है। आउटकम्स मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट सिंपल, कि अब जो मेरा इवेंट है वो इवेंट मतलब एक सेट, इवेंट मतलब एक सेट, क्योंकि इवेंट क्या होता है? एक सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो वो जो भी सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, कोई एलिमेंट ही ना हो। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई
सैंपल स्पेस में अभी मैं डाइस रोल कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स है मेरे, और मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ या 7 आ जाए मेरा एज आउटकम, मेरे ट्रायल में 7 आ जाए, तो ये इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि 7 कभी आ ही नहीं सकता। 7 इसका कभी सबसेट बनेगा ही नहीं, इसका कभी सबसेट में 7 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट ये होता है, और श्योर इवेंट होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, श्योर इवेंट, कि पक्का पक्का वही होने वाला है। तो श्योर इवेंट का डेफिनेशन कोई बताएगा क्या? श्योर इवेंट क्या होता है? E is equal to S. हाँ, जब वो सारे के सारे जो सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हैं वो सारे ही मेरे फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएं, सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स मेरे फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएं, तो श्योर इवेंट के लिए मैं क्या बोलूंगा कि जो सबसेट है वो अब प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट बन जाए एस का, या ई सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, सेट ई सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए। भाई ये भी चमक गई चीज, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? सैंपल स्पेस माइनस ओरिजिनल इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ई डैश। तो ई डैश अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो सैंपल स्पेस में से जो ओरिजिनल इवेंट है वो निकाल देंगे, तो जो बचे हुए हैं मतलब उस इवेंट के नहीं होने वाले आउटकम्स, वो ट्रायल्स में, वो उन ट्रायल्स में मैं उन आउटकम्स की बात कर रहा हूं जो उसमें नहीं आते। तो नहीं आते मतलब सैंपल स्पेस से वाले पॉइंट्स निकाल दो। 1 2 3 4 5 6 में से वो आउटकम्स जिसमें इवन नंबर नहीं आता है, तो 1 3 5, तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 में से इवन नंबर आता है वो वाले आउटकम्स निकाल दिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया भाई, ठीक है। चलो भैया, ओके। इसके बाद, हाँ, इसके बाद 10th वन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, इवेंट्स का इंटरसेक्शन एक नल सेट होता है, डिसजॉइंट इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि एलिमेंट्स इवेंट्स बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं, इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर E1 और E2 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाता है एक नल सेट। E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाता है एक नल सेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, डिपेंडेंट नहीं। डिपेंडेंट वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूसिव है, ठीक है, एकदम अलग अलग ही हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ कभी नहीं हो रहे हैं, इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए अगर प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में बात करें कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन इंटरसेक्शन इवेंट वन यूनियन इवेंट टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन और इवेंट टू, तो आप बोलोगे सर इसके लिए ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू। प्रोबेबिलिटीज फॉलो सेट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट टू के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो चमक गई होगी, वो 5 हो जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 0 हो जा रहा है। जब नल सेट है तो फेवरेबल आउटकम 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स जिन सब का यूनियन जो होता है वो हो जाता है सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अगर E1 E2 E3 ऐसा करते करते अगर ऐसे En इवेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे इवेंट्स, मतलब मैं एक इवेंट को एग्जॉस्टिव नहीं बोलूंगा, ये सारे के सारे इवेंट्स के कलेक्शन को बोलूंगा कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और ये एग्जॉस्टिव हैं
अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 अप टू यूनियन अप टू यूनियन En, अगर ये सैंपल स्पेस के बराबर हो जा रहा है तो मेरे इवेंट्स क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्टिव हो जाएंगे भाई। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके पहले थोड़ा बहुत कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो दो तरह से इस साल मैं सेट्स पढ़ा रहा था, तो हालांकि ये वाली चीज मैंने किसी बुक में तो नहीं देखी, पर सेट्स को सॉल्व करने के लिए इंटरसेक्शन और यूनियन वाले फॉर्म को जो बेस्ट मेथड मुझे देखा, एक्चुअली 2x2 के सेट्स को तो सॉल्व करना काफी इजी होता है। 3x3 के सेट्स में एटलीस्ट वन, एट मोस्ट वन, इस वाली चीज़ों में जब हम फंसते हैं तो उसके लिए इस बार मैंने कोशिश की कि मैं उसे सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व करूं। तो ये वाली चीज़ इस बार मैंने 11th में सिखाई, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें कि ये वाली चीज़ वैलिड नहीं थी। ओके, तो वो चीज़ क्या थी भाई, कि जब आपको इंटरसेक्शन या यूनियन में नंबर्स का गेम हो जाए, नंबर्स की बात होने लग जाए कि भाई ए इंटरसेक्शन बी है 30% या 30 या सो एंड सो, तो हमने क्या किया कि हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये जो रीजन्स हैं उसमें अपने सैंपल स्पेस को डिवाइड करते हैं। ये रीजन ए है, इसमें ए एंटिटीज आएंगी, ये रीजन बी है, ये रीजन सी है, या नहीं ऐसा नहीं करते थे, इसकी जगह पर सी लेकर के, सी नहीं लेते थे, हाँ भाई। तो ओके, ये रीजन सी है, फिर ये डी ई एफ जी और एच, ठीक है। तो जब नंबर्स की बात करेंगे कि ए एंड बी है 30%, बी एंड सी है 40%, तो हम क्या करते थे कि इस बार कैसे पढ़ाया कि ये जो बी डी प्लस जी प्लस ई है इसकी वैल्यू निकाल दो, केवल बी की वैल्यू। ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बी केवल ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पूरा रीजन, ये जितना रीजन केवल इसमें लाई कर रहा है ना, मतलब बाकी किसी से इंटरसेक्शन नहीं है, वो मेरा बी है, ठीक है। तो अगर आपको सेट्स में कोई ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ आप जिसमें कि सारे रीजन्स की बात हो, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो। बाकी सेट्स तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप कैसे भी ट्राई करके आंसर निकाल सकते हो। ये वाला मेथड मुझे कंपैरेटिवली सबसे इजी लगा अभी, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं। हाँ, तो सेट्स में एक ये वाला पार्ट, और एक छोटी सी चीज और, कार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत सभी को पता होगा, तो कार्ड्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि कार्ड्स के डिवीजन कैसे होता है। तो हाँ भाई, कार्ड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। कार्ड्स में दो डिविजन्स होते हैं भाई, रेड एंड ब्लैक, और ब्लैक में आते हैं क्लब और स्पेड। अच्छा भाई, रेड में आते हैं हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। ओके, तो रेड भी 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं, फिर ये 13 ईच होते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब एंड 13 स्पेड। फिर उसके बाद कार्ड्स की डिस्टिंक्शन में इनके बाद जो कार्ड्स में अपने डिविजन्स होते हैं उसमें नंबर कार्ड्स होते हैं और फेस कार्ड्स होते हैं। तो नंबर कार्ड्स में होते हैं 2 से लेकर के 9 तक नंबर कार्ड्स होते हैं, और फेस कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन, जैक और एक एस होता है। ठीक है, तो नॉन फेस कार्ड्स ये चारों हो जाते हैं, फेस कार्ड्स ये तीनों हो जाते हैं, और नंबर कार्ड्स ये हो जाते हैं। तो इतनी चीजें तो आएगी, सभी को पता है। हाँ, चलो ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जब तक काम नहीं खत्म हो जाता तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम एडिशन पे आ जाएंगे। तो ये वाली चीज भी पता है, ठीक है भाई? हाँ, ओके चलो। तो कहाँ गया मॉड्यूल M27। ओके, तो M27 के पहले प्रीरिक्विजिट से शुरू करते हैं। प्रीरिक्विजिट में एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके प्रोबेबिलिटी का। मुझे आपको असाइनमेंट मिल गया है ना प्रोबेबिलिटी का?
नहीं मिला है? नहीं। मॉड्यूल। हाँ हाँ, सॉरी, असाइनमेंट नहीं, मॉड्यूल। हाँ हाँ मेरा। हाँ 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 हाँ, वही मॉड्यूल ओपन कर लो आप। प्री रिक्विजिट टेस्ट जो है, आई गेस इसके लायक तो आपको सारी चीज़ें पता हैं। तो प्री रिक्विजिट टेस्ट में एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं भाई, किसको एकदम बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो पर्टिकुलरली नहीं है, वो तो पीएनसी और आपका सेट्स ही टेस्ट कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अभी करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। बोल रहा है कि ए एक इवेंट है जिसके ये आउटकम्स हैं, ए एक इवेंट है जिसके ये आउटकम्स हैं, और बी एक इवेंट है जिसके वो आउटकम्स हैं जिसमें एक्स एक नेचुरल नंबर और एक्स 6 से छोटा है। तो बी के आउटकम्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। बहुत सिंपल सी चीज है, बता दो तो यूनियन क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 3 4 5, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 1 2। 1 और 2। ठीक है, काफी आसान आपके लिए। नेक्स्ट वाला पार्ट, तो फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट है, इन द गिवन वेन डायग्राम डिटरमाइन व्हाट डज द ब्लैक एंड ग्रे रीजन्स इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या है भाई? ये तो सबको पता है, ये है ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये ग्रे वाला रीजन क्या है? इसको कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कुछ रिप्रेजेंटेशन कोई बताएगा क्या? कोई रिप्रेजेंटेशन पे एक तो हो जाएगा, पूरे के पूरे ए में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ए इंटरसेक्शन बी और सब्ट्रैक्ट कर दूं ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन जब मैं ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो दो बार एक चीज सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, तो उस चीज को ऐड कर दो। वो चीज क्या है? सेक्शन सी। ये एक चीज हो सकती है। या फिर इसको इस तरह से ना बोल करके मैं कैसा बोल दूं भाई कि सेट ए में से मैं निकाल दूं, नहीं निकाल नहीं दूं, इसको इंटरसेक्शन के टर्म्स में लिखना है ना, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रीजन है ये है सेट ए में से, सेट ए का इंटरसेक्शन बी के बाहर के सारे एलिमेंट्स ले लें, और सी के बाहर का सारा स्पेस ले लें, और उसका इंटरसेक्शन ले लें सेट ए के साथ में। मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट और सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये वाली चीज भी हो सकती है। चमका क्या? बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के बाहर का सारा स्पेस, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, और सी के भी सारे का सारा बाहर का स्पेस, उसका इंटरसेक्शन सेट ए के साथ। तो यही वाला एरिया है, यही वाला एरिया है। ठीक है, हाँ ओके चलो, बेसिक है बिल्कुल, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का बेसिक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकन ऑल एट अ टाइम। चलो, टेकन ऑल एट अ टाइम ये वर्ड बोल दिया, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, पर लास्ट वाली लाइन से चमक गया मुझे कि एक ही साथ लेना है। ठीक है, तो ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन हो गया। यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, फिर कैसे? अगर मैं ऑल एट अ टाइम ले रहा हूं तो एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स नहीं होगा, और एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स है तो ऑल एट अ टाइम नहीं ले रहा हूं। ठीक है, सो मैं बोलता हूं कि ऑल एट अ टाइम की बात करो। एक बार में 6 फ्लैग्स ले लेंगे तो कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं? 6 फ्लैग्स ले रहे हैं तो कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट हो जाएंगे भाई? 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6। जितने डिफरेंट परमुटेशंस होंगे इसके। अरे 2 फ्लैग्स में कितने डिफरेंट सिग्नल्स होंगे? जितने दो फ्लैग्स में थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 फ्लैग्स में कितने डिफरेंट सिग्नल्स होंगे? तो फ्लैग है ए बी सी, तो जब सिग्नल्स बनता है ना, तो ऊपर में रेड नीचे में ब्लैक रखो, या ऊपर में ब्लैक नीचे में रेड रखो, अलग सिग्नल मानते हैं उसको। ठीक है, वही ए बी सी के जितने परमुटेशंस होते हैं उतने डिफरेंट सिग्नल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये चमक गया ना भाई सभी को? डिफरेंट सिग्नल्स का मतलब इन्हीं कलर्स का परमुटेशंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 2 व्हाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। अच्छा भैया, 2 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। Find the number of ways in which 3 balls can be drawn from the box if exactly 1 ball is to be included.
वन ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। मतलब हमेशा एक ब्लैक बॉल तो होनी ही चाहिए, हमेशा एक ब्लैक बॉल होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हमेशा एक ब्लैक बॉल लेनी है, तो आपके पास चॉइसेस ही क्या हो गई? थोड़ा सा करो तो इसको। नेहा, नेहा बेटा कैसे करेंगे? पहले एक ब्लैक बॉल को चूज करेंगे, तो हाँ। 3C1। करेक्ट। इससे दो चूज करेंगे, तो 3C1 इंटू 6C2। 6C2, ओके, ठीक है। सही है क्या? 8C2 होगा ना? 8C2 क्यों होगा? 3C1। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? कोई और वाणी, कोई और तरीका बेटा? 6C2 इज करेक्ट, 6C2 इज करेक्ट। और किसी और तरीके से भी सोच सकते हो क्या? अरे 3 में से एक ब्लैक बॉल चूज कर ली, वो पक्का पक्का चूज कर ली, तो सारे बाकी कॉम्बिनेशंस माइनस। हाँ, मतलब मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि अगर केस स्टडी करोगे तो 3 में से एक ब्लैक बॉल चूज की, तो या तो 2 में से 2 व्हाइट चूज कर लो, तो 3 बॉल्स हो जाएंगी। या फिर 3 में से एक ब्लैक चूज की, तो 2 में से एक व्हाइट और 4 में से एक रेड। या फिर 3 में से एक ब्लैक चूज कर दी, तो 4 में से 2 रेड बॉल्स चूज कर लो, तब भी 3-3 बॉल्स हो जाएंगी सारे के सारे केसेस में। ठीक है, तो ये दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ये आ जाएगा 6×5 = 30/2 यानी 15×3 = 45। और यहां से भी आप सॉल्व करोगे तो 45 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, दोनों तरीके सेम है। ओके, क्या कर रहा हूँ? सर बाकी के ब्लैक भी आ सकते हैं ना? हाँ, नहीं एग्जैक्टली 1 ब्लैक बोला है ना। हाँ। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 45। ठीक है, प्रीरिक्विजिट्स देख रहे हैं भाई, एकदम बेसिक्स देख रहे हैं जो आने ही चाहिए पढ़ने के लिए चैप्टर। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन अ थ्रो ऑफ 3 ऑर्डिनरी डाई। क्या होगा? 6 क्यूब। 6 क्यूब। पहले वाले प्लेस को, दूसरे वाले प्लेस को, तीसरे वाले प्लेस को भरना है भाई। तो पहले हाँ। वाले प्लेस में कितने पॉसिबल केसेस आ सकते हैं? 6 पॉसिबल केसेस आ सकते हैं। वैसे ही दूसरे वाले प्लेस के लिए कितने पॉसिबल केसेस आ सकते हैं? 6 पॉसिबल केसेस आ सकते हैं। तीसरे वाले प्लेस के लिए भी 6 पॉसिबल केसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो 216 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ। चलो। उसके बाद 4 cards are drawn from a pack of 52 playing cards. In how many different ways can this be done? How many different ways can this be done? 4 कार्ड विड्रॉ करना है। ठीक है, विड्रॉ नहीं करना है, 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं 52 कार्ड्स के डेक में से। ये तो कितने पॉसिबल वेज में 4 कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं भाई? 52C4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 52C4। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है इन हाउ मेनी सिलेक्शंस विल कंटेन एग्जैक्टली 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। तो हर सूट से एक कार्ड चूज करना है, तो अब क्या हो जाएगा? 4C1। 13C1 इंटू 13C1। हाँ, 13 में से एक काम खत्म नहीं हुआ, तो फिर से 13C1 13C1 13C1, जब काम खत्म हो जाएगा तब छोड़ दो। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। ऑल क्लब कार्ड्स, क्लब कितने होते हैं अभी देख लिया था? 13। 13। तो सारे के सारे क्लब कब होंगे? जब मैं वो 4 कार्ड्स किधर से ड्रॉ करूं? 13 वही 13 क्लब कार्ड्स में से 4 क्लब कार्ड्स ड्रॉ कर लूं, तब वो मिल जाएंगे मुझे क्लब कार्ड्स, और तो कोई केस आएगा नहीं, तो 13C4 हो जाएगा। ओके, 3 किंग्स एंड 1 क्वीन। अब किंग्स कितने होते हैं? 4 किंग और 4 क्वीन होते हैं। ठीक है, हाँ। तो 3 किंग चाहिए, तो 4 में से 3 किंग्स ले लिया, काम खत्म नहीं हुआ, बचे हुए 4 क्वींस में से एक क्वीन ले लिया। ठीक है, काम खत्म हो गया भाई, 3 किंग्स और 1 क्वीन आ गए। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 ब्लैक कार्ड्स एंड 1 रेड कार्ड। चलो भाई केवरी बेटा, 3 ब्लैक और 1 रेड कार्ड कैसे मिलेगा? 26C3 इंटू 26C1। ठीक है, अब ये आपको चमकना चाहिए अभी से, ये ब्लैक कार्ड्स में से चूज कर रहे हैं, ये रेड कार्ड्स में से चूज कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज होती है।
बहुत लोग ये नहीं समझते कि जो पहला चॉइस है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, पहला चॉइस क्वेश्चन बनाने वाले ने खुद से कर दिया है कि वो जो ब्लैक कार्ड्स है उनमें से 3 चूज करो। तो मुझे ब्लैक कार्ड नहीं चूज करना है, मुझे ऊपर डेक में दिख रहा है कि ये मेरे ब्लैक कार्ड्स हैं, ये मेरे रेड कार्ड्स हैं। जैसे यहां पर हुआ था ऑल क्लब कार्ड्स, तो मुझे अपने डेक में दिख रहा है, मुझे पहले क्लब कार्ड नहीं चूज करने हैं। मैंने डायरेक्टली 13C4 इसलिए बोला कि उन 13C4 में से जो 4 कार्ड्स हैं वो अगर मैं चूज कर लूं तब मैं चारों के चारों क्लब कार्ड चूज कर लूंगा। मतलब मुझे बता दिया गया है कि ये 4 क्लब है, ये 4 स्पेड्स हैं, ये 4 हार्ट्स हैं, ये 4 डायमंड्स हैं, इस तरह की चीज। ये 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, उनमें से 3 चूज कर लिया। तो पहला वाला केस नहीं कर रहा हूं मैं, पहला वाला केस मुझे दिख रहा है सामने से, ये 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, ये 26 रेड कार्ड्स हैं, फिर उसके बाद मैं चॉइसेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर हुई भाई चीज? हाँ ठीक है, हाँ तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। प्रोबेबिलिटी थोड़ा धीरे चलेगा, तो अगर आपके पास ठीक है, आप आज ये 20 क्वेश्चंस करो, थोड़ा बहुत ए इंटरसेक्शन बी ये सब फॉर्मूले या थोड़ा बहुत पी एंड सी कल भी हम पढ़ेंगे, तो अच्छा टाइम है आपके पास, आप पीएनसी रिवाइज कर सकते हो। बाकी जेई मींस केवल प्रोबेबिलिटी में यही पूछ रहा है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं पूछता, सेट्स भी नहीं पूछता। सेट्स कभी कभी पूछा है, इस साल तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ सेट्स के भी क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया? हाँ हाँ ओके, एक और चीज आज सोनाली ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के सीईटी वाले चैप्टर टेस्ट में। उसमें से क्वेश्चन नंबर 5, सोनाली आप वो ग्रुप में भेज दोगे क्या क्वेश्चंस? हाँ सर। पहले 3 क्वेश्चन नहीं भेजना, पहले 2 क्वेश्चन नहीं भेजना, 2 ही क्वेश्चन में जिसमें मैंने कमेंट किया है, फर्स्ट 5th एंड 13th हाँ ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन आप सभी ट्राई करो, वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हाँ, उसको भी आप ट्राई कर लेना। नहीं समझ में आएगा तो आप सोनाली से पूछ सकते हो या मैं उसके सॉल्यूशन बता दूंगा, पर काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। ठीक है, ओके ठीक है भाई, बाकी सब जा सकते हैं। हाँ